हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी के पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों जो हमारी सीरीज चल रही है मैथ की आपका 1000 क्वेश्चन की सीरीज, उसका दोस्तों ये आपका तीसरा पार्ट है, जिसमें दोस्तों आप टॉप 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे विद शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक के साथ सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे, जो कि आपके जितने भी आपके आने वाले एग्जाम हैं, जैसे NTPC CV2 आपका एग्जाम हो गया, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो गया, ठीक है, SSC का एग्जाम होगा, जैसे CGL आपका आने वाला है अप्रैल में, CHSL हो गया आपका, ठीक है, MTS हो गया, और साथ ही आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हो, कांस्टेबल का हो गया। ठीक है, इन सभी एग्जामों के लिए आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रम से 20% तथा 25% के बराबर हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिख लेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी 3 संख्या आपकी हो गई। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या दे रखा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रम से 20% तथा 25% के बराबर है, यानी दोस्तों कॉमन जो इसमें वो तीसरी संख्या है, तो इसको मान लेंगे हम अपना 100%, यानी 100 मान लेते हैं इसको माना। ठीक है, अब देखिए कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रम से 20% तथा 25% के बराबर है, यानी पहली संख्या कितनी है आपकी 20% है, तो पहली 20 हो गई, कि 100 का 20% कितना होता है 20 होता है, और सेकंड आपका 25, तो ये 25 हो गया। अब देखिए दोस्तों, सवाल आपको उठ रहा है 100 क्यों माना है। तो दोस्तों मानने को कुछ भी मान सकते हो आप, लेकिन 100 से मानने में क्या होता है, आपकी आसानी होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, अगर दोस्तों अगर हम 200 मानते हैं, तो देखिए 200 का 20% कितना होता है 40 होता है आपका, 25% कितना होता है 50 होता है, इस तरह से आपको मानना पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों आगे रखा गया, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दूसरी संख्या के, तो यानी जो दूसरी का परसेंट है वो आपका नीचे आएगा। ठीक है, ऊपर आएगा फर्स्ट का 20/25 गुणा आपका 100, या आप इस तरह कर सकते हो फर्स्ट अपॉन में सेकंड गुणा आपका 100। ठीक है, तो ये कितना होगा 25 चौका 100, यानी कि आपका 80% आ गया। अगर दोस्तों यहाँ पर ये होता क्रम से 20% तथा 25% अधिक है, तो हम क्या बोलते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर लगाते हैं आपका 120, यहाँ लगाते हैं 125, फिर दोस्तों हम करते हैं 120/125 गुणा 100। इस तरह से आपका क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो जाता। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, कि मोहन और उसके बेटे की वर्तमान आयु में 4:1 का अनुपात है। यदि 4 वर्ष बाद यह अनुपात 14:5 हो जाता है, तब मोहन के बेटे की वर्तमान आयु क्या है, यह आपको निकालना है। यहाँ दोस्तों लिखनी है आपके मोहन, और इधर दोस्तों आप हो जाएगा मोहन का बेटा, ये सन कह सकते हो। ठीक है, तो पहले क्या अनुपात था इनका वर्तमान में, वो था 4:1, दोनों का रेशियो आपका हो गया। उसको देखा 4 वर्ष बाद यह अनुपात 14:5 हो जाता है, यानी 14 अनुपात ये आपका 5 हो जाता है 4 वर्ष के बाद। ठीक है, ये आपका होगा 4 वर्ष बाद, और ये आपका वर्तमान। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस देखिए, यहाँ पर 10 का डिफरेंस है, यहाँ पर 4 का डिफरेंस है। तो दोस्तों इसको डिफरेंस को हम बराबर करेंगे। कैसे बराबर करते हैं, इन दोनों में डिफरेंस कितना है 3 का, इनमें कितना आपका 9 का। ठीक है, यानी कि 9 की मल्टीप्लाई तो यहाँ कर दो ऊपर समीकरण में, और 3 के नीचे वाले में कर दो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 आपका कट जाएगा 9 से एक बार, और ठीक है 3 काटेंगे, 3 से एक बार जाएगा 3 में, और ये 3 3 9, तो हम काट लेंगे। अब देखिए एक की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे नीचे, 3 के ऊपर करेंगे, यहाँ करने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो गुणा करेंगे आपका 3 का, तो ये कितना हो जाएगा 4 3 12 रेशियो 3। अब देखिए इनका डिफरेंस देखिए, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यानी कि डिफरेंस जो आपका बराबर हो गया, और ये हमको करना था। यानी दोस्तों 2 रेशियो की वैल्यू कितनी है आपकी, आपको पता है इसमें 4 वर्ष का डिफरेंस है, तो 2 रेशियो की वैल्यू जो है आपकी 4 है। ठीक है, तो एक की कितनी वैल्यू होगी आपकी, एक की होगी आपकी 2, ये आपको निकल के यहाँ से आ गया। अब देखिए दोस्तों कह क्या रहा है कि मोहन के बेटे की वर्तमान आयु आपकी क्या है, वर्तमान यानी कि ये वाली आपकी आयु निकालनी है 12:3। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो देखिए 3 है, ये एक रेशियो वैल्यू कितनी है आपकी 2 है, तो यहाँ पर 3 रेशियो हो, तो 3 कितनी हो जाएगी, 3 गुणा 2 हो जाएगा, यानी 6 वर्ष। यही आपका आंसर है। ठीक है, यानी कि आपका मोहन के बेटे की जो उम्र हो गई वर्तमान, वो आपकी 6 वर्ष हो गई। अगर पूछता आपसे मोहन की, तो कैसे निकालते हैं, 12 दे रखा है तो कर देते हम 12 गुणा आपका 2, यानी कि 24 वर्ष आपकी आ जाती मोहन की उम्र। ठीक है, यही आपको निकालना था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छे समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। ठीक है, अगला आपका कि यदि एक लड़का अपने घर से 4 किलोमीटर पर आवर की गति से चले, तो वह अपने विद्यालय निश्चित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह 3 किलोमीटर पर आवर की गति से चले, तो वह 10 मिनट देरी से पहुंच पाता है। तदनुसार उसके घर से विद्यालय की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो दोस्तों मैंने बताया था आपको, दूरी बराबर आपको हो जाएगा, फॉर्मूला बताया था आपको, दोनों चालों का गुणनफल, यानी कि S1 गुणा S2 अपॉन में दोनों चालों का आपका डिफरेंस, यानी कि S1
S2, ठीक है, और गुणा आपका हो जाएगा टाइम। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए S1 कितना रखा 4 किलोमीटर पर आवर, तो लिख लेंगे 4 गुणा, और S2 कितना आपका यह 3 किलोमीटर पर आवर, तो गुणा 3 बटे में 4 माइनस के 3 गुणा। अब देखिए दोस्तों टाइम यहाँ पे 2 दे रखे हैं आपके, 10 मिनट पहले पहुँचता है, एक 10 मिनट देरी से पहुँचता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा समझना होगा आपको कि अगर दोस्तों दे रखा हो आपको पहले, एक जगह पहले हो एक जगह आपका देरी से हो, तो उस केस में दोस्तों हमेशा आपका जोड़ेंगे दोनों को, दोनों समय को। अगर ये यहाँ भी पहले हो और यहाँ भी पहले हो तो इनको घटाएंगे आपस में, ठीक है। और अगर दोस्तों आपको इस तरह से हो, देरी प्लस देरी हो, तो उस केस में दोस्तों आपका घटाएंगे। अगर आपका ये हो एक तरफ आपका इधर देरी हो इधर आपका पहले हो, तो क्या करेंगे दोस्तों उस केस में हम आपका जोड़ेंगे। यानी कि दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान देनी है यहाँ पे, अगर देखिए तो समय यहाँ पर क्या पहले पहुँच रहा है, यहाँ पहुँच रहा है देरी से, अगर दोनों आपका डिफरेंस है तो इसमें इस केस में हम इन दोनों को जोड़ेंगे आपस में, ठीक है। अगर दोनों यहाँ भी पहले पहुँचता है यहाँ भी पहले पहुँचता तो उसमें हम घटाते, तो इसमें केस बन रहा है पहले देरी वाला, ये वाला पहला केस बन रहा है। तो क्या करेंगे समय को हम जोड़ देंगे, 10 मिनट प्लस के 10 मिनट, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको समय दे रखा मिनट में और आपका स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको बनाएंगे हम, इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे इसमें 60 का भाग लगा देंगे, ठीक है, तो ये आपको घंटे में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 4 × 12 बटे में 1 गुणा 10 × 20 हो गया बटे में 60, तो 12 × 5 = 60, 5 × 4 = 20। तो दोस्तों आपका आंसर आ गया 4 किलोमीटर, ये आपका आंसर है, ठीक है। यानी कि लड़के के घर से पिता की दूरी कितनी है आपकी 4 किलोमीटर है, ये आपको निकालना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर दोस्तों एक फिगर दे रखा है आपका, बताना कि चित्र में PT बराबर दे रखा है, ये इसका मान दे रखा है आपका 6 सेंटीमीटर, और PA दे रखा है यानी इसका मान दे रखा है आपका 4 सेंटीमीटर। तो AB की लंबाई यानी ये आपको बताना है यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई AB की, इसको मान लेते हैं हम X। तो दोस्तों यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूला क्या होता है, यानी इसका पूरा का स्क्वायर यानी PT² बराबर आपका होता है PA यानी कि इसकी वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू, और गुणा आपका PB होता है, ठीक है। PA गुणा PB ये आपका फॉर्मूला होता है, यानी PA गुणा PB, इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों जो आपको दे रखा है इसे मान रख दो, तो PT क्या है आपका 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो गया आपका बराबर, ठीक है। PA कितना है आपका 4 सेंटीमीटर, 4 गुणा PB कितना है, ये दोस्तों आपको PB नहीं दे रखा है, तो PB दोस्तों कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा PB हो जाएगा आपका PA प्लस के आपका AB, ये आपका इतना हो गया PB, ठीक है। तो देखिए PA दे रखा 4 तो मान रख देंगे, तो 4 गुणा 4 प्लस के AB, और ये आपका 36 हो जाएगा इधर, तो 4 से काटेंगे 9 बढ़ जाएगा, तो 9 बराबर हो जाएगा 4 प्लस के AB। अब 4 इधर पहुंच जाएगा, कितना हो जाएगा आपका AB का मान, तो AB दोस्तों बराबर आपका आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, और यही दोस्तों आपको निकालना था, यही आपका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि A और B की आय का अनुपात 3:4 है, दोनों के खर्च का अनुपात 2:3 है, और हर एक की बचत 2000 रुपये है, तो A और B की आय कितनी होगी। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि आय माइनस के व्यय यानी खर्च बराबर दोस्तों होता है आपका बचत, ठीक है। एक दोस्तों जो फॉर्मूला है इसका सॉल्व करने का तरीका, वो दोस्तों आप बचपन से पढ़ते आ रहोगे, ठीक है। उसमें दोस्तों क्या है, जैसे मान लेते हैं A और B की आय का अनुपात 3:4 है, तो मान लेते हैं जो A की आय आपकी, A की इनकम कितनी होगी आपकी, मान लेते हैं 3x, और B की इनकम मान लेते हैं आपका 4x। तो हम क्या करते थे दोस्तों कि 3x, ठीक है, और माइनस करते हैं दोनों के खर्च का अनुपात 2:3, और हर एक की बचत 2000 रुपये है, तो दोस्तों इसमें से हम माइनस कर देंगे 2000 जो उसकी बचत है। तो ये आप ऐसे निकल सकता है फॉर्मूला, आय माइनस की बचत बराबर खर्च, एक ही बात है, ठीक है, ये आपको बन जाएगा। और बटे B की कितनी है आपकी आय 4x है, तो 4x माइनस के 2000, क्योंकि ये भी आपको 2000 बचा रहा है, तो बराबर दोस्तों हो जाएगा दोनों खर्च का अनुपात कितना 2:3 बराबर 2/3। अब दोस्तों इस समीकरण को आप सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से आपका x का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगर पूछे आपसे A की आए तो क्या करेंगे 3x हो जाएगा, B की पूछे तो 4x हो जाएगा। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9x माइनस के 6000 बराबर आपको हो जाएगा 8x माइनस के 4000, ठीक है। ये दोस्तों आपको इधर पहुंच जाएगा, ये आपके इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 9x माइनस के 8x बराबर 6000 माइनस के 4000, यानी कि x का मान दोस्तों आपका आ गया 2000 निकल के, ठीक है। और पूछे A की आय कितनी हो जाएगी, A की तो कितना हो जाएगा 3x यानी 3 × 2000 बराबर आपका 6000 हो गया, 6000 रुपये। और B की पूछे तो 4 × 2000 यानी कि आपका हो गया 8000,
तो ये तो दोस्तों आपका बेसिक तरीका है जो आप सबको आता होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप इस तरीके से करोगे तो कम से कम दोस्तों आपको 1 मिनट से अधिक का समय एग्जाम में लग सकता है। लेकिन इतना आपको नहीं करना, क्योंकि दोस्तों आपको और बच्चों से आगे करना है। तो इसका मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक, उससे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से देखिए क्या है वो। देखिए यहाँ पर दोस्तों दे रखा है आपका, पहले देखते हैं हम आय। ठीक है, कितनी है आपकी, ए की कितनी है, बी की कितनी है। ठीक है, ए कितनी है आपकी 3:4 का रेशियो है। ठीक है, फिर देखते हैं दोस्तों आपको खर्च का कितना रेशियो है। आपका खर्च का है 2:3 का। ठीक है, इतना आपका हो गया। यहाँ तक मुझे सब आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों बात हो रही है बचत की। तो बचत कितनी है आपकी, ए की कितनी 2000 और बी की भी आपकी 2000। इसको आप नोट यहाँ तक लिख लोगे। अब दोस्तों काम क्या करना है, देखिए आपको यहाँ से आगे इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा 3 × 3 यानी 3×3 = 9। तो इसको दोस्तों लिखेंगे आपका इसके ऊपर यानी ए के पास में 9 को। फिर इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे हम, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, तो 8 को हम यहाँ लिखेंगे। 8 यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोस्तों आपको मल्टीप्लाई करनी है इस तरह से, आपको 2 × 2000 कितना हो गया आपका 4000, वो दोस्तों आपको लिखना है यहाँ पर। ठीक है, इसी करेंगे 3 × 2000 कितना हो जाएगा आपका 6000, वो आपको यहाँ लिखना है। जब दोस्तों आप यहाँ तक का काम कंप्लीट कर दोगे, अब दोस्तों यहाँ पर आप इनका डिफरेंस देखोगे 9 और 8 का कितना डिफरेंस है आपका 1 का। यहाँ पे कितना डिफरेंस है आपका 2000 का दोनों में, यानी 6000 माइनस 4 कितना हो जाएगा आपको 2000। तो दोस्तों यहाँ से आपको एक रेशियो की वैल्यू जो निकल के आ गई वो दोस्तों आपकी आ गई 2000। ठीक है, और देखिए पूछा क्या आपसे, निकालना क्या आपको ए और बी की आय। तो अगर निकालना हो ए की आय तो दोस्तों 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें आपका, यानी 3 रेशियो निकालनी है। 3 रेशियो कितना हो जाएगा आपका 3 × 2000 यानी कि आपका हो गया 6000 रुपये। ये आपकी ए की आय आ गई। और पूछे बी की तो कितना हो जाएगा आपका 4 × 2000, तो यानी कि आपका 8000 आ गया। तो दोस्तों केवल आपको इतना काम करना था। इस तरह से दोस्तों सॉल्व करोगे तो 20 से 25 सेकंड में आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ये नोट करना है आपको। देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ लिखना है, इसका इधर लिखना है आपको, फिर दोनों के इधर नीचे क्रॉस करना है। ठीक है, 4000 हो जाएगा, इधर से आपका 6000 हो जाएगा। इतना काम आपको करना था। ठीक है, तो उम्मीद दोस्तों करता हूं कि आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दोस्तों दो व्यक्तियों की आय का अनुपात जो आपका 5:3 है तथा उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 2600 रुपये और 1800 रुपये की बचत करते हैं तो उनकी आय आपको निकालनी कितनी उनकी आपकी इनकम होगी। तो देखिए दोस्तों पहला तरीका तो वही जो मैंने बताया था आपको, क्या करना है आपको। मान लेते हैं दोनों की आय 5x और 3x है, तो 5x माइनस के 2600 क्योंकि 2600 बचा रहा है पहला, दूसरा कितना बचा रहा है 1800, तो ये हो जाएगा 3x माइनस के आपके 1800 बराबर अनुपात कितना है व्यय का खर्च का, तो 9/5 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लो। फिर दोस्तों सॉल्व करोगे तो इसकी सॉल्व करने के बाद आपका x का मान निकल के आ जाएगा। और एक ही आय कितनी हो जाएगी आपकी पहले व्यक्ति की, तो 5x, दूसरे की हो जाएगी 3x। इस तरह से आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ मैं बताऊँगा आपको शॉर्ट ट्रिक से, ऐसे आप सॉल्व इसको कर सकते हो। ठीक है, तो वही फॉलो करेंगे जो पहले क्वेश्चन में इसमें किया था हमने। पहले हम बात करेंगे इनकम की। ए की बात की जाए तो या बी, ठीक है, ए की इनकम का अनुपात कितना है आपका, पहले का 5 या 3, यहाँ पहला व्यक्ति मान लो दूसरे व्यक्ति, एक ही बात है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। उनके खर्च का अनुपात यानी कि एक्सपेंडिचर का कितना है आपका 9:5, यहाँ तक हो गया आपका। अब देखिए पहला जो व्यक्ति है वो आपका 2600 रुपये बचा रहा है, तो ये 2600 हो गया और ये आपका 1800 बचा रहा है दूसरा वाला। ठीक है, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। 5 × 5 कितना हो गया 25, जहाँ लिखेंगे आपका ए के पास में, और 9 × 3 कितना हो गया 27, इसको लिखेंगे यहाँ पर। इतना दोस्तों आपका हो गया 25 27। अब क्या करना है, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करनी है। 18 × 9 कितना होगा 18 9 162, यानी कि 162 0 हो गया, यानी 1,62,000, ये आपका उतना हो गया। ठीक है, अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, तो 5 × 2600, 26 5 कितना, तो 130 और आगे 2 0 आपका, यानी कि 13,000 आपका हो गया। ठीक है, ये आपका होगा 13,000, ये दोस्तों ये आपका होगा 16,200। ठीक है, सॉरी मैंने आपको बता दिया था 1,62,000, लेकिन ये होगा आपका 16,200, इतना आपका हो गया। अब देखिए इनका डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पर कितना डिफरेंस है आपका 2 रेशियो का। यहाँ पर देखिए डिफरेंस कितना आपका, यहाँ पर आपका रेशियो हुआ 3200 का। ठीक है, इतना आपका हो गया। तो यानी कि 2R की वैल्यू कितनी है आपकी 2 रेशियो की 3200, और एक की कितनी आपकी एक रेशियो की वैल्यू कितनी है आपकी आ गई 1600 आ गई। ठीक है, एक रेशियो की। अब देखिए निकालना क्या दोनों की आए, तो 5 × 32 1600 कर देंगे, गुणा 1600, तो कितना आ जाएगा आपका 80,000 आपका आ गया, सॉरी 8,000 आएगा। ठीक है, 16 5 80, 8,000 आपके आ गया ए का, और इसका कितना जाएगा 3 × 1600,
तो यानी कि 16,4800 रुपये, ये आपका इसका हो गया। ये दोस्तों आपके दोनों आंसर हैं, इतना कम आपको करना था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों कोई सवाल समझने में प्रॉब्लम आए तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका कि 4 लाख रुपए की पूंजी लगाकर रमेश ने एक व्यवसाय शुरू किया है। ठीक है, सॉरी, 4 लाख नहीं दोस्तों, 40,000 आप। ठीक है, 40,000 रुपये की पूंजी लगाकर रमेश ने एक व्यवसाय शुरू किया। उसने प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपये उसमें अतिरिक्त लगाए। 2 वर्ष बाद उसका भाई सुरेश 85,000 रुपये के साथ उसमें शामिल हो गया। इसके बाद सुरेश कोई अतिरिक्त धन नहीं लगाया। व्यवसाय शुरू करने से 4 वर्ष बाद कुल 1,95,000 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। कुल लाभ में रमेश का हिस्सा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों लिखते हैं आपका रमेश हो गया, ये मान लेते हैं, ये आपका हो गया रमेश का भाई सुरेश। ठीक है, अगर बात करें पहले वर्ष में दोस्तों कितना पैसा लगाया रमेश ने, 40,000। अब देखिए उसने क्या बोला कि प्रत्येक वर्ष जो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लगा रहा है, तो यानी कि दूसरे वर्ष कितना लगाएगा, 40,000 और 10,000 कितना हो गया, 50,000 लगाएगा दूसरे वर्ष में। और तीसरे वर्ष में कितना लगाएगा वो आपका, इसमें फिर 10,000 और जोड़ेगा, यानी कि 60,000। और फिर लगाएगा दोस्तों चौथे वर्ष में, क्योंकि 4 वर्ष तक लगा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 70,000। इतना दोस्तों आपका हो गया। अब बात करते हैं सुरेश की, क्योंकि सुरेश जो आपका 2 वर्ष बाद शामिल हुआ है, तो यानी कि पहले 2 वर्ष में तो कुछ लगाएगा नहीं, यहाँ तो खाली रहेगा। और तीसरे वर्ष लगाया कितना, 85,000। आगे देखा है कि इसने उसके बाद सुरेश कोई अतिरिक्त धन नहीं लगाया, यानी 85,000 लगाएगा चौथे वर्ष में, इतना ही। ठीक है, अभी दोस्तों इनको सबको जोड़ लेंगे, कितना हो गया, 5 4 9 6 15 और 7 22, और आगे आपके 4 जीरो, ये कितना हो जाएगा, 85 दोनों कितने होते हैं आपके, 170, और आगे 3 जीरो आपकी। अब देखिए दोस्तों 4 जीरो से 4 जीरो आपके कट जाएंगे, तो कितना रेशियो इनका आ गया, आपका आ गया 22:17 रमेश और सुरेश का। ठीक है, इतना हो गया। अब निकालना रमेश का हिस्सा, तो कैसे दोस्तों निकालेंगे, रमेश का हिस्सा निकालेंगे, आपका कितना टोटल था, 1,95,000। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गुणा 22/22 कितना होगा आपको, 39। ठीक है, और देखिए दोस्तों अब 39 पंजे कितने होते हैं आपके, 195। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 5,000 गुणा 22, तो 22 की 3 जीरो बढ़ा लो आगे, तो 22 पंजे 110 आपका हो गया। ठीक है, यानी जो रमेश का हिस्सा था दोस्तों वो था आपका 1,10,000 रुपये का। ठीक है, अब बात करते हैं सुरेश के हिस्से की, तो कितना हो जाएगा आपका, 1,95,000 गुणा आपका 17/39, काटेंगे ये जाएगा 5,000 बार, तो 5,000 गुणा 17 कितना हो गया आपके, 85,000। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। एक आपका 85,000 सुरेश का, और रमेश का आपका 1,10,000। ठीक है, इतना आपको करना है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका आता है कि ए और बी दो संस्थानों में, ठीक है, ए और बी नामक 2 संस्थानों में दाखिल छात्रों की संख्या क्रम से 5:8 के अनुपात में है। यदि संस्थान ए के छात्रों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाए और संस्थान बी में 10% की वृद्धि हो जाए, तो क्रम से नया अनुपात आपका क्या होगा। तो ए अनुपात बी, ठीक है, कितना अनुपात है, 5:8 का। अब दोस्तों यहाँ बोला है कि ए के छात्रों संख्या में 20% की वृद्धि हो जाए इसमें, लेकिन दोस्तों यहाँ से करोगे तो आप बहुत थोड़ा डिफिकल्ट आपको हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ में 5 को मान लेंगे 500, यानी 2 जीरो इसका बढ़ा दो। अगर यहाँ 2 जीरो बढ़ाओगे तो यहाँ भी आप 2 जीरो बढ़ाओगे। ठीक है, बात है कोई आपका रेशियो में फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है आपका कि ए के छात्रों संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, यानी 500 का 20% कितना हो जाएगा, 500 गुणा 120/100, 12×60, यानी कि 600 आपका हो गया। ठीक है, ये आपका 600 वैल्यू हो गई। और कह रहा संस्थान बी में 10% की वृद्धि हो जाए तो क्रम से नया अनुपात, यहाँ पर दोस्तों 10% की, तो 800 गुणा 10 पर कितना हो गया आपका, 110/100, तो कर गया 11/88, यानी कि 880 आपका आ गया। ठीक है, तो दोस्तों नया रेशियो बन गया आपका ये वाला। अब देखिए इसको काट देंगे, 0 0, ठीक है, 0 0 कट गया आपका। अब काटेंगे 4 से, तो 15 बच जाएगा 4 से, और जाएगा 22 बार। तो दोस्तों नया जो रेशियो निकल के आ गया वो आपका आ गया 15:22, और यही दोस्तों आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ए एक स्थान पी से दूसरे स्थान क्यू के लिए रवाना होता है, ठीक उसी समय बी स्थान क्यू से पी के लिए रवाना होता है। यदि परस्पर मिलने के बाद ए तथा बी अपने गंतव्यों तक पहुंचने में क्रम से 4 तथा 9 घंटे लेते हैं, यानी ए लेता 4 घंटे, बी लेता आपका 9 घंटे, तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है आपको, एक ही चाल, एक फॉर्मूला आपको याद रखना, एक ही चाल बटे बी की चाल बराबर √ बी का समय बटे आपका ए का समय। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो देखिए क्या करेंगे, बी का समय कितना आपका 9 घंटे, तो लिख देंगे यहाँ पे √ 9,
और ए कितना है आपका 4 घंटे, तो बटे 4 आपको हो गया। तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आ गया आपका 3/2 आ गया, या कह सकते हो दोस्तों 3:2। यही आपका आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है तथा वही दूरी वापसी में 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से पैदल चलकर तय करता है। यदि आने जाने में उसे कुल समय 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं तो दूरी क्या थी। तो देखिए दोस्तों, इसको ऑप्शन से भी आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा बाद में आपको। एक फॉर्मूला दोस्तों पता होगा आपको कि दूरी बराबर क्या होता है आपका, चाल गुणा समय होता है। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर कुल समय दे रखा है आपका 5 घंटे 48 मिनट। ठीक है। एक निश्चित दूरी दोस्तों जो आपकी कॉमन है दोनों जगह पे। ठीक है। इन दोनों एक ही दूरी को आपको तय कर रहे हैं, यानी वो जाने में जितनी दूर चल रहा है वो आने में भी इतनी दूरी आपकी तय कर रहा है। ठीक है, जो कोई व्यक्ति है आपका। तो दोस्तों यहाँ से एक फॉर्मूला आपका और निकल जाता है, वो निकलता है दोस्तों समय बराबर आपको हो जाता है दूरी बटे चाल। तो दोस्तों ये काम करना है, समय दे रखा है आपका 5 घंटे 48 मिनट। तो दोस्तों 48 मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 5 घंटे प्लस के 48 क्या करेंगे हम 48/60 कर देंगे। ठीक है, यानी कह सकते हो 5 घंटे काटो 12 4 बार, 12 से 5 बार, 5 घंटे और साथ में 4 + 4/5 घंटे, इतना हो जाएगा। ठीक है, यानी आप कह सकते हो 5 सही 4/5 घंटे, एक ही बात है आपका। तो बराबर दोस्तों हो जाएगा डिस्टेंस, यानी कि डी आपकी बड़ा कॉमन है बटे S1 प्लस के आपके D/S2। ये दोस्तों आपको याद रखना फॉर्मूला। ठीक है, इससे आप लगा सकते हो। अब दोस्तों चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, तो आपका S का मान निकल के आ जाए, D का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, तो 5 प्लस के 4/5 बराबर D/S1 कितना आपका 25 और प्लस के आपके D/S2 कितना आपका 4 किलोमीटर, तो बटे 4 हो गया। अब देखिए दोस्तों, चाहो तो आप ऑप्शन से इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे, यहां पर दोस्तों यहां पर D का ऐसा मान रखें चारों में से कि जो एक तो मान आपका 5 आ जाए, एक आ जाए 4/5। तो दोस्तों यहां पर देखिए आपका 20 उठाते हैं, ऑप्शन सी। तो यहां पर रखिए देखिए 20, तो 20/25 प्लस के आपका 20/4। अब देखिए काटेंगे तो 5 बार जाएगा, ये आपको जाएगा 5 चौक 20 5 25 4/5। तो दोस्तों यही वैल्यू आपको निकल के आ गई 5 + 4/5। तो दोस्तों इस तरह से जो ऑप्शन सी है आपका वो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, और चाहते हैं पूरा सॉल्व करते तो आपको डी का मान निकालने थोड़ा आपको टाइम समय जो है ज़्यादा लगता। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आप दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको देखते हैं कि ए एक कार्य को 10 दिन में, बी 12 दिन में तथा सी 15 दिन में पूरा कर सकता है। उन तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु ए को कार्य आरंभ के 2 दिन बाद तथा बी को कार्य समापन के 3 दिन पहले कार्य छोड़कर जो आपका जाना पड़ा, तो कार्य जो आपका कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो देखिए देखो, ए कितने में काम कर रहा है आपका 10 दिन में, बी कितने में कर रहा है दोस्तों 12 दिन में, और सी कितने में कर रहा है आपका 15 दिन में। तो दोस्तों यहां से निकालेंगे हम टोटल वर्क। कैसे निकालते हैं, इन सबका तीनों का एलसीएम। तो कितना दोस्तों आएगा 10 12 15 का एलसीएम 60 आपका आएगा, यानी कि वह दोस्तों छोटी छोटी संख्या जो इन तीनों को काट दे। ठीक है, यानी वह छोटी संख्या जो जिससे इन तीनों में भाग चला जाए। तो 60 कितना करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 60/10, यानी कि आपका आ गया 6। तो दोस्तों ये 6 जो आया आपका एक दिन का काम आ गया ए का, यानी कि ए जो है एक दिन में 6 काम करता है। ठीक है, और बात करें बी की, तो बी कितना हो जाएगा आपका 60/12 यानी कि 5, और सी कितना हो जाएगा आपका 60/15 यानी कि 4। तो दोस्तों ये काम आ गया एक दिन का, यानी एक जो काम करता है एक दिन में 6 काम करता है, बी 5 काम करता है और सी 4 काम करता है। यहां तो दोस्तों आपका हो गया। अब देखिए दोस्तों आगे पढ़ने आगे क्या दे रखा आपका कि तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु एक कार्य आरंभ के 2 दिन बाद छोड़ चला गया। तो दोस्तों ए ने जो काम किया वो 2 दिन तक काम किया, यानी एक दिन में 6 काम करता है, 2 दिन कितना काम करेगा, ये आपका 12 काम करेगा, यानी 12 काम तो कर दिया अपना ए ने। ठीक है, फिर क्या बोला आगे कि बी को कार्य समापन के 3 दिन पहले कार्य छोड़ जाना पड़ा। तो दोस्तों कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले गया 20 काम छोड़कर, बी काम छोड़कर। ठीक है, तो ए भी चला गया, बी भी चला गया। तो जो लास्ट के 3 दिन काम करेगा वो करेगा आपका सी। तो सी एक दिन करता है 4 काम, तो 3 दिन कितना काम करेगा 12 काम, तो 4 थी आपका 12 हो गया। ठीक है, ये आपका इतना हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई, तो थोड़ा दोबारा देखिए। ठीक है, यहाँ दोस्तों दे रखा है आपका कि ए ने जो काम किया आपका 2 दिन काम किया है, 2 दिन बाद काम छोड़ चला गया। तो दोस्तों स्टार्टिंग में जो 2 दिन काम करेंगे वो तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो तीनों ने काम किया होगा। तो तीनों एकदम कितना काम करेंगे 6 5 11 4 15, यानी कि तीनों शुरू के 2 दिन काम किया, कितना 15 यूनिट। तो एक दिन करने 15, 2 दिन कितना करेंगे आपके 2 × 15, यानी कि 30 यूनिट काम इन्होंने कर लिया अपना। 60 में 30 काम आपका हो गया।
शुरू के 2 दिन में, ठीक है। उसके बाद आखिरी जो दो दिन बचे, इधर का आखिरी के 3 दिन तो काम किया आपने सी ने किया है, यानी कि आखिरी के 3 दिन। और सी काम करता है एक दिन में 4 काम करता है, 3 दिन कितना करेगा आपका 3 गुणा 4 यानी कि 12 काम। तो दोस्तों टोटल मिला के आपको कितना काम होगा, 30 और 12 42 काम आपका हो चुका है। और टोटल कितना काम था 60 यूनिट, तो 60 में से घटा देंगे आपका 42, कितना बचा आपका 18 यूनिट काम बाकी बचा है। अब देखिए दोस्तों जो 18 यूनिट काम बचा है ये केवल किया होगा आपका बी और सी ने मिलकर किया होगा, ठीक है। तो बी कितना कर रहा है, एक दिन में 5 काम कर रहा है, सी कितना कर रहा है 4 काम कर रहा है, दोनों कितना करेंगे 5 4 9 काम, और बटे 9 कर देंगे, तो यानी कि 2 यूनिट आपका आ गया 2 दिन में, ठीक है। यानी दोस्तों 2 दिन काम तो ये हो गया बी सी ने मिलकर किया है, 2 दिन किया इन तीनों ने मिलकर, और आखिरी 3 दिन किया आपका सी ने। तो कितना दिन काम चला आपका 2 और 3 5 और 2 7 दिन, तो 7 दिन दोस्तों इसका आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से आपको करना था। अगला क्वेश्चन है कि अंडर रूट एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 2 बटे अंडर रूट एक्स प्लस 2 माइनस के अंडर रूट एक्स माइनस 2 बराबर 3/2, तो 6x का मान ज्ञात करना आपको। तो दोस्तों जब मैंने पढ़ाया था आपको एलजेब्रा उसमें बताया था, एक मेथड बताया था आपको, वो था दोस्तों हिंदी में बोलते हैं उसको योगांतरानुपात, ठीक है, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं CND मेथड, ठीक है, कंपाउंडो एंड डिविडेंडो मेथड। तो दोस्तों इसमें आपको क्या होता है, जैसे मान लो कोई फॉर्म अब इस समीकरण दे रखी है इस फॉर्म में कि a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी बराबर दोस्तों दे रखा आपका m अपॉन में n। तो इसका कैसे निकालते हैं CND, तो दोस्तों निकालते हैं आपका जो संख्या ऊपर वाली है a प्लस बी हो गया, इसमें जोड़ेंगे नीचे संख्या को एक बार a माइनस बी को प्लस के a माइनस बी बटे में क्या करेंगे ऊपर संख्या a प्लस बी और माइनस में नीचे संख्या, इस तरह से इनको करते हैं। बराबर क्या होता है आपका m प्लस n और बटे में आपका m माइनस n। तो दोस्तों इस तरह से इसको किया जाता है। तो इसी तरह से दोस्तों इस संख्या को आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर मान लेते हैं ये जो दे रखा आपका ये आपका a हो गया और ये आपका b हो गया, इसको मान सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो क्या सॉल्व करेंगे आपका अंडर रूट एक्स प्लस 2 प्लस के अंडर रूट एक्स माइनस 2, ठीक है, और क्या करेंगे प्लस करेंगे प्लस के अंडर रूट एक्स प्लस 2 माइनस के अंडर रूट एक्स माइनस 2, ये आपका इतना हो गया। और अब आपका बटे में, तो ये काम यहाँ करेंगे नीचे आपका कितना हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस 2 प्लस के अंडर रूट एक्स माइनस के 2, ठीक है। आप करेंगे माइनस, तो देखिए माइनस करेंगे अब माइनस में हो जाएगा आपका अंडर रूट एक्स प्लस 2 और यहाँ माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस के आपका अंडर रूट एक्स माइनस 2 और बराबर आप हो जाएगा 3 प्लस 2 5 हो जाएगा ऊपर और 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये माइनस का है अंडर रूट एक्स माइनस 2 और यहाँ पे प्लस का, ये दोनों कट जाएगा आपस में, और देखिए यहाँ पे दोनों कट जाएगा, तो कितना होगा ऊपर कितना बचा आपका 2 रूट एक्स प्लस 2 बटे नीचे बचा 2 रूट एक्स माइनस 2 और बराबर आपका होगा 5/1। तो दोस्तों 2 से 2 कट गया आपका। अब देखिए दो यहाँ पे आपका अंडर रूट है, तो इसको क्या करेंगे हम दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर देंगे, तो कितना दोस्तों हो जाएगा आपका x प्लस 2 बटे में x माइनस 2 बराबर आपको हो जाएगा 25/1। अब दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका x को मान निकल के यहाँ से आ जाएगा, कितना होगा तो ये हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 25x माइनस के आपका 50, ठीक है। ये आपके इधर पहुँच जाएगा, ये आपके इधर आ जाएगा, तो कितना हो गया आपका 24x बराबर 52, यानी x बराबर आपका आ गया 52/24। पूछा क्या आपका 6x की वैल्यू पूछा है, तो यहाँ मान रख देंगे x का, तो 6 गुणा x कितना है 52/24, 6 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे आपका 13 बार, तो दोस्तों 13 आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना काम आपको करना है। अगला क्वेश्चन है आपका कि 7001 ये हो गया 71,645 में 7 का निकालना आपको स्थानीय मान और 7 में जातीय मान। पहले दोस्तों बात करते हैं आपके स्थानीय मान कैसे निकालते हैं हम, जैसे देखिए 7 1 6 4 5। अगर दोस्तों यहाँ पे 5 का निकालना हो जातीय मान स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, आपका 5 गुणा कर देंगे, ठीक है, 1 की। तो यानी दोस्तों पहले जो आपका इकाई का अंक होता है उसका जो स्थानीय मान होता है वो संख्या खुद ही आपकी उसकी होती है। अब इसका निकाल क्या करेंगे आपका 4 लिखेंगे गुणा, तो यहाँ पर 1 की आगे लगा देंगे 0, 10 हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 6 गुणा 100, 1 का हो जाएगा आपका 1 गुणा 1000 और 7 का दोस्तों हो जाएगा आपका 7 गुणा 10,000। तो दोस्तों इस तरह से समझ सकते हो, जैसे मान लो आपको 5 संख्या है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 की, और इसके आगे इसके इस साइड इसके यानी कि राइट हैंड साइड में जितने जीरो होंगे जितनी संख्या होंगी उतनी आपको जीरो लगा देंगे। एक के बाद यहाँ पे कुछ संख्या नहीं लगाएंगे, यहाँ पे तो 4 है, तो 4 गुणा 1 के आगे कितनी संख्या है, 4 के आगे 1 है 5 है, ठीक है, तो ये जीरो बढ़ा दिया, तो यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर 3 जीरो, यहाँ पर 4 जीरो। तो दोस्तों 7 का जो स्थानीय मान दोस्तों वो आपका आ गया 70,000 निकल के आ गया 70,000। ये दोस्तों आपका आंसर हो गया।
अब दोस्तों पूछा आपने जाति मान, तो दोस्तों चाहे तो आपसे पूछे जातीय मान, ठीक है, और या दोस्तों पूछे आपसे आंकिक मान। ये दोस्तों आपके एक ही बात होती दोनों, जातीय मान और आंकिक मान। तो दोस्तों जिस संख्या का आपसे जातीय में आंकिक मान पूछा जाए तो उसका वो जातीय मान या आंकिक संख्या वो संख्या स्वयं अपनी होती है। यहाँ दोस्तों पूछा आपको 7 का स्थानीय मान, तो बता दिया। अब पूछा 7 का जातीय मान, तो 7 का जो जातीय मान है वो आपका 7 ही होगा, यही आपका आंसर है। अगर पूछता 6 का जातीय मान तो 6 ही आपका जातीय मान होता, पूछता 4 का तो 4 ही आपका होता। यानी तो समझो जाति मतलब जो जाति जो कभी जाति नहीं है, यानी कि जो उसका मान होगा वो इसका मान होगा जाति मान, ठीक है। जो संख्या होगी वो संख्या स्वयं ही उसका जाति मान होगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला आपका कि आंकड़े दे रखें 40, 50, 30, 20, 80, 70, 90, 50 की आपको माध्यिका ज्ञात करनी है। अब यदि 30 को 120 से बदल दिया जाए तो नई माध्यिका ज्ञात कीजिए, दोनों माध्यिकाओं का माध्य ज्ञात कीजिए। ये आपको निकालना थोड़ा लंबा हो जाएगा। देखिए पहले तो क्या करना है, जो अगर इसकी निकालनी है माध्यिका, तो दोस्तों मैंने क्या बताया था आपको, जितनी भी आपकी संख्या दे रखी है उनको लिखेंगे आप, या तो लिखो आप आरोही क्रम में या लिखो अवरोही क्रम में, किसी एक क्रम में आपको लगाना है। हम लगाते हैं आरोही क्रम में। तो पहले क्या आएगी आपकी 20 आएगी, फिर 30, फिर क्या दोस्तों आएगी 20 के बाद 30 के बाद आपका 40, फिर आपका 50। अब देखिए 2 50, एक 50 11, एक 50 11, 50। फिर दोस्तों क्या आएगा आपका 50 के बाद क्या आएगा आपका 70 आएगा, फिर आपका 80, फिर आपको 90 आएगा। अब देखो दोस्तों क्या करना है, यहाँ देखिए कितनी संख्या है, 3 और 3 तो 5 3 8 हैं। तो दोस्तों 3 संख्या हम इधर छोड़ देंगे, 3 इधर छोड़ देंगे, जो संख्या बची है आपकी बीच वाली इन दोनों को जोड़ देंगे और इसका आधा कर देंगे, वही दोस्तों आपका माध्यिका हो जाएगी इसकी। यानी माध्यिका बराबर हो जाएगी आपकी 50 प्लस के 50 बटे में आपका 2, यानी कि 100 बटे 2 कितना हो गया 50 आपकी माध्यिका आ गई। अब क्या बोला आगे कि अब यदि 30 को 120 से बदल दिया जाए तो नई माध्यिका बताइए। अब इसको फिर लगाएंगे आरोही क्रम में, तो 20 यहाँ दोस्तों कितना होगा 30 यहाँ लिखेंगे आपको 120 हो जाएगा, तो सबसे लास्ट में आएगा सबसे बड़ा हो जाएगा। अब लिखेंगे 40, फिर आपका 50, फिर 50, फिर आपका 70, फिर 80, फिर 90, फिर दोस्तों आपका 120। तो दोस्तों यहाँ जो काम किया वही काम आप करेंगे, तो 3 इधर छोड़ेंगे 3 आपके इधर छोड़ेंगे, कितना बचा 70 और 50 120। तो इसकी माध्यिका कितनी आ गई आपकी 120 बटे 2, यानी कि आपका 60 आ गई। और पूछा क्या दोनों माध्यिकाओं का माध्य। अब दोस्तों माध्य कैसे निकालते हैं हम, जितनी दोस्तों संख्या होती हैं ऊपर उनको सब जोड़ते हैं और बटे में जितनी संख्या है उतनी लिखते हैं। आपका कितनी संख्या आपकी 2 हैं 50 60, इनको जोड़ेंगे 50 प्लस 60 और बटे में 2 संख्या है 2, तो ये कितना हो गया 1 10 बटे 2 कितना हो गया 55। तो ये दोस्तों यही आपका आंसर है। अब देख दोस्तों अगर यहाँ पर देखिए आपका दे रखा है टोटल मिला के आपकी 8 संख्या दे रखी है। अगर मान लो यहाँ पर आपका जैसे इसे मानते हैं 3 2 5 3 8 है, अगर मान लो आपका 120 इसमें नहीं होता तो कितनी संख्या बचती है आपकी 7 बचती। तब हम कैसे निकालते हैं माध्यिका, तो 2 इधर छोड़ते 2 इधर छोड़ती है, 3 इधर छोड़ते 3 इधर छोड़ते, जो बीच में बचती बीच में क्या बचती 50। तो ये दोस्तों आपकी माध्यिका हो जाती। लेकिन यहाँ पर जो संख्या है वो आपकी सम है, तो यहाँ पर बीच की जो 2 संख्या उनको हम लेते हैं। इतना काम आपको करना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम आपको क्या नाम से दे रखा है 44 और 264। यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल 44 आता है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर दोस्तों एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर आपको होता है एचसीएफ गुणा आपका एलसीएम। ये आपने पढ़ा होगा, जब मैंने पढ़ाया था एचसीएफ एलसीएम आपको तब अच्छे से समझाया था। अगर दोस्तों आपको वीडियो देखनी है एचसीएफ एलसीएम की तो इस वीडियो में से आपको पूरा लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाके आप देख सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देख दोस्तों एचसीएफ दे रखा है आपका 44, तो 44 गुणा और एलसीएम कितना है आपका 264 बराबर कितना होगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब देखिए दोस्तों पहली संख्या दे रखी है आपकी क्या दे रखा है कि 2 से विभाजित किया जाए तो 44, तो इसका भागफल 44 प्राप्त होता है। अब देखिए दोस्तों जैसे मान लो कोई संख्या है यहाँ पर, इसको हम भाग देते हैं किसी संख्या से, ठीक है। तो दोस्तों ये संख्या जो अंदर वाली होती है दोस्तों ये होती है आपकी भाज्य, ये पता ही होगा आपको, ये होता है आपका भाजक, ठीक है। ये होता है आपका शेषफल, सॉरी आपको होता है भागफल, और जो भाग देते जो नीचे जो आपको बचता है वो होता है दोस्तों आपका शेषफल। तो इससे दोस्तों आपका होता है, तो यानी दोस्तों हम भाग दिया, देख भागफल कितना बचा है आपका 44 बचा है, ठीक है। और जो आपका 2 से भाग दिया है, ये आपका भाजक आपका 2 है। तो यहाँ से पूछा है जो संख्या जो बीच अंदर वाली है कि आपकी क्या होगी। तो दोस्तों भाज्य आपको कैसे निकलता है, तो भाज्य दोस्तों बराबर आपको होता है भाजक गुणा भागफल, ठीक है, प्लस का आपका शेषफल। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शेष कुछ नहीं बचा आपका, तो यहाँ पर शेष हो जाएगा 0।
तो भाज्य कितना हो जाएगा, भाज्य कितना आपका 2 है, तो 2 गुणा 44 यानी 88 होगी आपकी पहली संख्या। तो 88 गुणा आपका दूसरी संख्या आपको निकालनी है। काटने 44 से कितना हो जाएगा, 2 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 132। तो दोस्तों जो दूसरी संख्या आपकी आएगी, सेकंड नंबर जो आपका आ गया वो आ गया 132। यही आपको निकालना था, यही आपका आंसर है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12 आगे का 10वां पद आपको ज्ञात करना है। अगर दोस्तों यहाँ से निकालने बैठा होगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका दोस्तों एक फॉर्मूला होता है आपका, वो होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला होता है, जहां पर दोस्तों a क्या होता है, a है दोस्तों आपका पहला पद, ठीक है, और d क्या है, d आपका सार्व अंतर है, सार्व अंतर। और दोस्तों सार्व अंतर क्या होता है, जितना आपका इनके बीच में डिफरेंस होता है। देखिए 2, 7 में कितना डिफरेंस है, 5 का, 7, 12 में कितना 5 का, ये डिफरेंस आपका लगातार सेम रहेगा। ठीक है, ये आपका डी हो गया। और n है क्या आपका पदों की संख्या, यानी कौन सा पद है आपको 10वां पूछा, तो n आपका 10 हो जाएगा यहाँ पर। अब रख दो फॉर्मूले में, तो T10 बराबर हो जाएगा आपका a कितना है 2 प्लस के। अब देखिए d कितना आपका, d दोस्तों हो जाएगा आपका 7 माइनस के 2 बराबर 5 है आपका। या तो 12 माइनस 7 तो भी 5 आएगा आपका। ठीक है, 10 माइनस के 1 गुणा आपका 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो दोस्तों हो जाएगा 2 बराबर 2, T10 बराबर 2 प्लस 9 गुणा 5 यानी कितना हो गया 47 आपका आ गया। 45 से 2 आपका 47, ये आपका आंसर है। इस तरह से आपको सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन है कि 18 सेब के पेड़, 21 आम के पेड़ और 39 संतरे के पेड़ पंक्तियों में ऐसे लगाए जाते हैं जाने कि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान हो और पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हों, तो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी है जिनमें पेड़ लगाए जा सकते हैं। तो पहले दोस्तों क्या करना है आपको, देखिए पंक्तियों में पेड़ों की संख्या जो आपकी समान है। ठीक है, पहले तो हम काम क्या करेंगे कि 18, 21 और 39 निकालेंगे HCF। 18, 21, 39 का HCF। और दोस्तों HCF कैसे निकालते हैं बताया था मैंने आपको। इनमें कितना डिफरेंस है 3 का, इनमें कितना डिफरेंस है आपका, इन दोनों में 18 का। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे कम डिफरेंस कितना आ रहा है, दो संख्या में 3 का आ रहा है। अब देखेंगे 3 से तीनों में भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो तीनों में भाग जा रहा है 3 से, तो यानी कि जो इसका HCF हो जाएगा वो दोस्तों आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी दोस्तों एक पंक्ति में जो आपका 3 पेड़ आएंगे, तो पूछा है कितनी पंक्ति आपकी न्यूनतम लग सकती हैं। तो हम क्या करेंगे, आप करेंगे आप इसके आगे कि 18 बटे में 3 करेंगे। ठीक है, यानी कि एक पंक्ति में 3 पेड़ आ रहे हैं आपके, टोटल कितने पेड़ है सेब के 18 हैं, तो कितनी पंक्ति में आएंगे 18 बटे 3 में, प्लस के फिर करेंगे 21 बटे 3 और प्लस करेंगे आपका 39 बटे 3, तो अब निकल जाएगा। यानी कितना आएगा 6 प्लस के 7 और प्लस के आपको 13, तो 13, 7, 20, 6, 26 आपका हो गया। यानी दोस्तों इसमें आपकी 26 न्यूनतम पंक्ति बनेंगी। ठीक है, जिसमें हम आपको पेड़ लगा सकते हैं, यानी कि 26 से कम पंक्ति आपकी नहीं बन सकती हैं, उससे ज़्यादा आपकी बन सकती हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि 15 डिग्री कोण के पूरक कोण और 125 डिग्री के संपूरक कोण का योग आपको ज्ञात करना है। पहले दोस्तों बता दूं कि आपके दो पूरक कोण क्या होते हैं। दो पूरक कोणों का जो मान होता है उनका मान होता है 90 डिग्री। ठीक है, और बात किया जाए दो संपूरक कोणों का मान, उनका दोस्तों मान होता है आपका 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि 15 डिग्री कोण के पूरक कोण, तो कौन हो जाएगा आपका 90 में से आपका 15 घटा देंगे तो दोस्तों आपका जाएगा 75 डिग्री पूरक कोण। ठीक है, और पूछा 125 के संपूरक कोण कौन सा होगा, तो 180 माइनस 125 कितना करेंगे आपका 180 माइनस के आपका 125 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 55 डिग्री। तो एक तो दोस्तों 75 आ गया, एक आपका 55 आ गया, तो इनका योग पूछा है तो दोनों जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 5 और 5 10 की 0, 7 5 12 13 यानी कि 130 डिग्री, यही आपका आंसर है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है कि एक कोण दे रखा है आपका पूरक कोण, यानी दो पूरक कोण का मान होगा 90 और दो संपूरक का मान होगा जोड़ के 180। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पहली 5 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल क्या है। अब देखिए दोस्तों बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि बच्चों को ये नहीं पता होता कि पूर्ण संख्या आपकी क्या होती हैं। तो दोस्तों जब मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया था उसमें बताया था अच्छे से कि दोस्तों जो पूर्ण संख्या होती है वो आपकी 0 जो आपकी एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, 0 एक आपकी पूर्ण संख्या है। तो देखिए पूछा क्या है पहली 5 पूर्ण संख्या है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ये दोस्तों स्टार्टिंग की 5 पूर्ण संख्या है आपकी। लेकिन दोस्तों इतना आपको नहीं करना था, क्या पूछा है संख्याओं का गुणनफल पूछा आपका यानी इनका मल्टीप्लाई। अब देखिए इसमें 0 है तो दोस्तों सबका मल्टीप्लाई जो होगा आपका 0 ही होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन बच्चे गलती ये करते हैं कि बच्चों को पता नहीं होता है कि जो 0 है आपकी पूर्ण संख्या है या है या नहीं है। तो दोस्तों वो स्टार्ट करते हैं आपका 1 से, तो क्या करते हैं कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5,
तो 5 चौक 20, 20 या 60 दूनी 120। और दोस्तों 120 आपका ऑप्शन में होता है तो उसको टिक लगा के चले जाते हैं, लेकिन वो गलत है। ठीक है, कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी होती है 0, तो पहली 5 पूर्ण संख्या का गुणनफल आपका हो जाएगा 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद 2 है और सार अनुपात 3 है तो गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद आपको ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना है आपको, Tn बराबर a मल्टीप्लाई r की पावर n-1। यहाँ पर a क्या आपका पहला पद है, a कितना 2, और r क्या आपका सार्वंतर है, सार्वनुपात, तो r कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर n कितना हो जाएगा आपका 5 पद पूछा तो n बराबर आपको हो जाएगा 5, तो यहाँ पर रख देना आपका। तो T5 बराबर हो जाएगा 2 गुणा r की पावर 3 की पावर 5 माइनस के 1, तो हो जाएगा 2 गुणा 3 की पावर 4। तो कितना होता है 2 गुणा 3 की पावर 4 कितना होता है दोस्तों आपका, तो 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 4 3, तो कितना हो गया 3 3 9 30 27 81 हो गया। 81 दूनी कितना होता है आपका 162, और ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। ठीक है, इतना काम आपको करना था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, क्योंकि दोस्तों टोटल मिला के आपको 3 पार्ट मिल चुके हैं, और इसके बाद आपको दोस्तों 47 वीडियोस में आपको और मिलेंगी, जहाँ पर पूरे आपको 1000 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। ठीक है, और अगर कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।